हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल ऑफ यू गुड। सो आज शुरू करने जा रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 3, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और वी कैन से दैट एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी 1991। 1991 जो ईयर है ना, रिमार्केबल ईयर। 1991 ईयर में जो पॉलिसी बनी इंडस्ट्रीज के लिए, स्पेशली मैं बोलूंगा, हमारी कंट्री में वो रेस्ट्रिक्शंस, फिजिकल कंट्रोल्स जो 1991 से पहले लगे हुए थे, जिसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पा रहे, डेवलप नहीं कर पा रहे, बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही हैं, रेट टैपिज्म, बहुत दिक्कतें हो रही, हमारी कंट्री आगे बढ़ नहीं पा रही। मान लिया आईपीआर 1956 बन गया, इंडस्ट्रीज के लिए स्ट्रैटेजी बना दी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी बनाई गवर्नमेंट ने प्राइमरी रोल प्ले किया कंट्री को डेवलप करने में, बट लिमिटेशंस वर देयर। उन लिमिटेशंस को हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, आपको याद। अब वो क्या लिमिटेशन थी आपको याद दिलाता हूं। सबसे पहली बात, पब्लिक मोनोपोलीज बन गई थी, सोशल डेड वेट लॉस में थी, इकोनॉमी अभी भी स्टेगनेंट थी, डेवलप नहीं कर पा रही थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर बड़ा था, उतना नहीं जितना बढ़ना चाहिए। हम इतनी स्लो ग्रोथ से चलेंगे तो एक कछुए वाली चाल थी, जिससे हमारी इकोनॉमी बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ पाएगी। हमें चाहिए पेस ऑफ ग्रोथ। अब पेस ऑफ ग्रोथ के लिए पॉलिटिशियंस, प्लानर्स, सबने बहुत सोचा क्या करें क्या करें क्या करें। मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, 1991 की बात कर रहा हूं, एंड पीवी नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। प्लान किया, सोचा क्या करें, दिमाग में आया कि यार जो फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस हैं, कंट्रोल्स हैं, जो चेक्स हैं जो लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, उनसे एक बार रिलैक्सेशन देके देखते हैं, फ्रीडम देख के देखते हैं, प्राइवेट सेक्टर को प्राइमरी रोल देकर देखते हैं, देखो बात बनती है कि नहीं बनती। तो 1991 पॉलिसी में लिबरलाइजेशन, मैं तीन कंपोनेंट्स की बात करूंगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तीनों की तरफ ध्यान दिया गया। लिबरलाइजेशन क्या था? फ्रीडम, रिलैक्सेशन फ्रॉम फिजिकल कंट्रोल्स। लाइसेंस राज था, लाइसेंस सिस्टम था, उस सिस्टम को हटाने के लिए, देखो सभी प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस लेना होता था, बहुत बड़ी दिक्कत थी। कुछ के लिए लाइसेंस रखा, बाकी के लिए हटा दिया। लिबरलाइजेशन की बात कर, रिलैक्सेशन, फिजिकल कंट्रोल से थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन भी आया। जरूरत क्या थी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, व्हाई देयर इज नीड ऑफ प्राइवेटाइजेशन, और प्राइवेटाइजेशन के गेन्स क्या थे, लॉस क्या थे, पढ़ेंगे। पब्लिक सेक्टर जो लॉस में थे उनको बेच दिया गया, ऑब्वियस एंड में बेचना पड़ा, क्योंकि कब तक लॉस झेलेंगे। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को फॉरेन कंट्रीज से इंटीग्रेट किया गया। फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड के लिए, ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर्स होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, ताकि फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न कर पाए हम, हमारी पहचान ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज पढ़ेंगे, और लास्ट में पढ़ेंगे एलपीजी जो पॉलिसी थी 1991 की, जो पॉलिसी थी, रिमार्केबल पॉलिसी जो थी, इसके कुछ गुड इंपैक्ट्स, बैड इंपैक्ट्स पढ़ेंगे, जैसे हमेशा पढ़ते हैं। तो एलपीजी पॉलिसी ये चैप्टर है। मैं बोलता हूं कि 1991 की पॉलिसी सबसे बढ़िया पॉलिसी थी, जिससे हमारी इकोनॉमी को एक्चुअल में किक स्टार्ट मिला। तो इस पॉलिसी में सबसे पहले बात करेंगे हम कि होता क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या है, हमारी इकोनॉमी के अंदर दिक्कतें थी, उन दिक्कतों का सॉल्यूशन क्या है, रिफॉर्म मेजर्स 91 में लिए गए। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि एलपीजी, तीनों टॉपिक्स को अलग अलग, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अलग से पढ़ेंगे। फिर डब्ल्यूटीओ भी है, इसके अंदर थोड़ा सा टॉपिक है। उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे गेन्स एंड लॉसेस ऑफ एलपीजी, ये चैप्टर आपका है। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है क्या, इससे पहले क्या वो करता था, इस पॉलिसी के आने के बाद, इन रिफॉर्म्स के आने के बाद क्या चेंजेस हुए। शुरू करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर में से क्वेश्चन काफी बन सकते हैं, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है बेटा। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आप सबको पता है कि इंडिपेंडेंस के समय पर हमारी इकोनॉमी जो थी वो मिक्स्ड इकोनॉमी थी, और अब तक हम मिक्स्ड इकोनॉमी पे ही हैं, पर हम अभी जो फोकस कर रहे हैं वो इसके ऊपर कर रहे हैं कि हम प्राइवेटाइज इकोनॉमी की तरह बन जाए, डिमांड सप्लाई फोर्सेस सब कुछ हो, ऐसा हम सोच रहे हैं। बट बेटा डिमांड सप्लाई के फोर्स की बात करूं ना, तो 1991 में डिमांड और सप्लाई से हमने खेलना शुरू कर दिया था। हम अपनी इकोनॉमी को अब मिक्स से लेके जाना चाहते थे कैपिटल इकोनॉमी की तरफ।
अब तक नहीं हो पाए हैं, बट हमने शुरुआत कर दी थी, फायदा भी हुआ। सुनिएगा, सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलोड द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बाय कंबाइनिंग द एडवांटेज ऑफ मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाले फीचर भी थे, सोशल इकोनॉमी वाले फीचर भी थे, एम प्रॉफिट भी था, वेलफेयर भी था, बट इन रियलिटी पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड द कंट्री, प्राइमरी रोल जो प्ले कर रहा था। मैं बात कर रहा हूं 1991 से पहले की बेटा, 1991 से पहले के पीरियड को बोलते हैं प्री रिफॉर्म पीरियड, और 91 के बाद के पीरियड को बोलते हैं पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। इस चैप्टर में प्री और पोस्ट दोनों की बातें करेंगे, अभी चैप्टर शुरू हो रहा है। अब चैप्टर जब शुरू होगा तो प्री रिफॉर्म की बातें करेंगे कि 91 से पहले क्या था, समझ रहे हो, और वो आप पढ़ चुके चैप्टर नंबर 2 में, फिर से दोहरा रहे हैं एक बार। तो मेन रोल किसका था, पब्लिक सेक्टर का। और रेगुलेशन ऑफ आर कंट्री जो थी एंड प्राइवेट सेक्टर वाज इग्नोर्ड, उसको सेकेंडरी रोल दिया गया था, लाइसेंस सिस्टम था उसके लिए। उसके अलावा देयर वाज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर एंड वेरी लो इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट सेक्टर, टाटा बिरला ही थे। डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर जो था 40 सालों तक मेन रोल प्ले किया। मैं 40 साल क्यों बोलूं, 1950 से लेकर 1990 तक, क्योंकि चेंजेस जो आए 91 के बाद आए, जो हम आज पढ़ेंगे क्या चेंज है। According to some scholars, the increasing role of public sector was helped Indian economy to achieve growth in savings। हम समझ सकते हैं इस चीज को, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर डाइवर्सिफाई हो गया, हमने पढ़ा है मैरिट्स में गुड इफेक्ट्स के अंदर, और फूड सिक्योरिटी हमारे पास आ गई थी क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए रिफॉर्म्स ले लिए गए थे, सॉरी जिसको हमने लैंड रिफॉर्म्स बोला था, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बोला था, उन रिफॉर्म्स की वजह से हमारा फूड जो शॉर्टेज था वो पूरा ठीक हो गया और हम सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके थे, हम एक्सपोर्ट भी करने लग गए थे। आज मैं बात कर रहा हूं, इस चैप्टर में मैं बात कर रहा हूं 1991 से लेके टिल देन अब क्या हो। तो 1991 से जो पॉलिसी शुरू हुई, 91 में जो पॉलिसी बनाई गई, उसको नाम दिया गया एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने के लिए, पेस ऑफ ग्रोथ बहुत फास्ट करने के लिए पॉलिसी बनाई गई। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है क्या, इकोनॉमिक रिफॉर्म, रिफॉर्म मतलब क्या होता है, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज बनाना, प्रोग्राम्स बनाना जिससे कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो और जल्दी हो। ऐसा 91 में शुरू किया। तो आपको याद रखना है हमेशा कि इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए, आप बोलोगे सर 1991। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेफर्स टू सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, किस लिए, डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये मेन बात ध्यान रखो, डेफिनेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम जानते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के नाम से भी, जो जुलाई में शुरू हो गई थी। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस्ड इन जुलाई 91, इट कंसिस्ट ऑफ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। लिबरलाइजेशन पढ़ेंगे, उसके अंदर 4-5 रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, फिस्कल रिफॉर्म्स, एक्सटर्नल रिफॉर्म्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स, ये सारे रिफॉर्म्स हैं। उन सब में अलग अलग चीजें, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए अलग मेजर्स लिए गए, फिस्कल रिफॉर्म मतलब टैक्सेशन के लिए अलग मेजर्स लिए गए, उसके अलावा इंडस्ट्रीज के लिए अलग मेजर्स लिए गए, सारे मेजर्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, ट्रेड के लिए अलग मेजर्स लिए गए, फॉरेन एक्सचेंज के लिए अलग मेजर्स लिए गए। सारे रिफॉर्म्स किसमें पढ़ेंगे आप, लिबरलाइजेशन के अंदर पढ़ेंगे बेटा। रिलैक्सेशन दी बहुत सारी गवर्नमेंट ने, क्योंकि डिफिकल्टी बहुत थी, बहुत रेस्ट्रिक्शंस में थे हम, बहुत हर्डल्स थे, क्योंकि हर जगह रिस्ट्रिक्शन कंट्रोल चल रहा था। कब तक हम फिर कैसे खुलेंगे, कैसे इकोनॉमी खुलेगी, इसलिए रिफॉर्म लेके आए। द मेन एम ऑफ दिस रिफॉर्म या पॉलिसी वाज टू क्रिएट मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। जब तक प्राइवेट सेक्टर मार्केट में नहीं आएगा तब तक कंपटीशन प्रमोट नहीं होगा। अब प्राइवेट सेक्टर को लाने की बात शुरू हो गई, बैरियर्स को, रिस्ट्रिक्शंस को खत्म करने की बात की गई। समझ रहे हो बेटा, चैप्टर समझ में आ रहा है कि क्या बातें होंगी इस चैप्टर में। रिलैक्सेशन, फ्रीडम, नो रिस्ट्रिक्शंस, ऐसा सोचा गया, तब इकोनॉमी बढ़ सकती है आगे। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर हम पढ़ेंगे बेटा 3 कंपोनेंट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब एक बात सुनना बहुत ध्यान से, बड़े ध्यान से। लिबरलाइजेशन लाया गया इन प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग। आपको याद होगा पहले लाइसेंस सिस्टम था, 1956 में गवर्नमेंट ने लाइसेंस राज शुरू कर दिया था। प्राइवेट सेक्टर को हर चीज के लिए लाइसेंस लेना होता था, तो लाइसेंस को हटा के अब लिबरलाइजेशन लेके आए। लाइसेंस को रिप्लेस किया फ्रीडम से, रिलैक्सेशन से। हर चीज में कोटास थे, कोटा मतलब लिमिट्स थी, कितना ही कर सकते हो बस प्रोडक्शन, इससे ज्यादा करोगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी।
तो कोटास को रिप्लेस किया गया किससे? प्राइवेटाइजेशन से, कि प्राइवेट को ले आओ, जितना मर्जी प्रोड्यूस करो, कोई रिस्ट्रिक्शंस। उसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए परमिट्स चाहिए होते थे, तो परमिट्स को रिप्लेस किया इससे, ग्लोबलाइजेशन से। आप फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड करो बिना रिस्ट्रिक्शंस के। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज को कम किया गया, टैरिफ को कम किया गया, कोटास को कम किया गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो जितना कर सकते हो, अपनी इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी से इंटीग्रेट करो। तो कोटास, परमिट्स, ये सब हटाकर हम ये लेके आए। तो लिबरलाइजेशन इन प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग, privatization in place of quotas for industries and globalization in place of permits for export and imports। ये आप ध्यान रखेंगे। तो LPG was set in place of LQP, limit licensing, quotas, permits को हटा के liberalization, privatization, globalization को लाया गया। अगर आपसे पूछते हैं what are the three elements, what are the three components of 1991 policy, NEP policy, तो आप बोलेंगे सर liberalization, privatization and globalization। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। मुझे पता है कि मैं जो समझा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। जहां मुझे लगेगा कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आने वाली है, मैं बहुत स्लो हो जाऊंगा, आपको डीप में समझाऊंगा। अभी मैं बहुत फास्ट नहीं हूं, क्योंकि ये चीजें हम सारी पढ़ चुके हैं, हमको सिर्फ बता रहा हूं। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज को। शुरू करते हैं। एलिमेंट ऑफ NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी बातें आप बार बार इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे लिबरलाइजेशन को। दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे 90s में? 91 में हम बोलेंगे कौन? मनमोहन सिंह। प्राइम मिनिस्टर कौन से? PV नरसिम्हा राव। व्हाट इज लिबरलाइजेशन? देख रहे हो पिक्चर में आप, मनमोहन सिंह जी दिख रहे हैं आपको, फाइनेंस मिनिस्टर। लिबरलाइजेशन ऑफ, इसके लिए पूरा बजट तैयार किया गया था, और बजट तैयार फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि ऐसे ऐसा करेंगे। लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मींस, हम शुरू करने जा रहे हैं पहला कंपोनेंट लिबरलाइजेशन। होता क्या लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन इन द इकोनॉमी मींस फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, फर्म्स को फ्रीडम दिया गया, इंडस्ट्रीज को फ्रीडम दिया गया फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल्स इंपोज बाय गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, जो भी लाइसेंस सिस्टम था, उस सबसे गवर्नमेंट को रिलैक्सेशन देना था। गवर्नमेंट को समझ में आ गया था भैया लाइसेंस से नहीं हो रहा, कुछ करप्शन बढ़ रहा है, तो फ्रीडम देके देखो काम बन जाएगा। प्रायर टू 91 गवर्नमेंट हैड इम्पोज सेवरल टाइप ऑफ कंट्रोल्स, वो बोल रहे हैं खुद से, ऑन प्राइवेट इंटरप्राइज। समझ रहे हो, पब्लिक का मेन रोल था, क्योंकि प्राइवेट का रोल सेकेंडरी था, उनको लाइसेंस लेना होता था। अब उससे रिलैक्सेशन देनी है, उसे बोलते हैं लिबरलाइजेशन। दीज इंक्लूड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, प्राइस कंट्रोल ऑन गुड्स, इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए होता था, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर कंट्रोल्स थे, रिस्ट्रिक्शंस थी, इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, कंट्रोल्स थे। ये सारी चीजें, रिस्ट्रिक्शन तो थी, फिजिकल कंट्रोल्स तो गवर्नमेंट ने इंपोज कर रखे थे। इनको हटाओगे सब लोग खुलेंगे, प्राइवेट इंटरप्राइज आगे बढ़ पाएगा, अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट का फायदा उठा पाएगा। तो इट वाज एक्सपीरियंस दैट, कि गवर्नमेंट ने एक्सपीरियंस किया कि बहुत शॉर्टकमिंग्स आ रही हैं, इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रही क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा हैं। अब क्या करना चाहिए? दीज कंट्रोल्स हैड गिवन राइज टू करप्शन, इनसे करप्शन बढ़ रहा था, अनड्यू डिलेस, देर में काम होता था, इनएफिशिएंसी आ गई थी, हमने पढ़ा था ना, पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली बन गई थी पर इनएफिशिएंट चल रही थी, ये सब कुछ हो रहा था। अब इसके लिए गवर्नमेंट को देना पड़ेगा रिलैक्सेशन, फ्रीडम, जिसे बोला लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बेटा 4 से 5 रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। कहने का मतलब क्या? लिबरलाइजेशन खुद ही एक रिफॉर्म है, उसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज के लिए क्या पॉलिसी बनाई गई, इंडस्ट्रीज के लिए क्या रिफॉर्म लिए गए। सर हम तो एक पॉलिसी पढ़ चुके हैं ना, याद करो कौन सी पॉलिसी पढ़ चुके हैं? 1956 पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 हम लोग पढ़ चुके हैं। वहां जो पढ़ा था उसका अब उल्टा होने वाला है कुछ। हमने पढ़ा था IPR 1956 में गवर्नमेंट का रोल, यानी पब्लिक सेक्टर का रोल प्राइमरी था, प्राइवेट सेक्टर का रोल सेकेंडरी था, लाइसेंस सिस्टम था। अब क्या किया? पहला पॉइंट लिबरलाइजेशन में सबसे पहले पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में सबसे पहला पॉइंट है बेटा
कि अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, सबसे पहला काम क्या किया गया, लाइसेंसिंग राज को खत्म करना चाहा, लाइसेंस सिस्टम को खत्म करना चाहा। इन जुलाई 1991 न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड। इट abolished the requirement of license system except 5 industries। बेटा पहले कम से कम 17 इंडस्ट्रीज को लाइसेंस लेना पड़ता था, उनका नंबर घटा के 5 कर दिया। भाई 5 के लिए लाइसेंस लेना होगा, बाकी के लिए नहीं। अब वो 5 के लिए लाइसेंस आज भी लेना पड़ता है। लीकर का प्रोडक्शन करने लाइसेंस चाहिए, लीकर हो गया, सिगरेट हो गया, डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गया, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, इनके लिए भी क्या चाहिए, लाइसेंसिंग। डेंजरस केमिकल्स, इनके लिए भी क्या चाहिए, लाइसेंस। इन 5 के लिए लाइसेंस रखा, बाकी सबके लिए लाइसेंस हटा दिया। भाई राहत तो मिली, कुछ तो फ्रीडम मिला, कुछ रिलैक्सेशन तो मिली, 17 से 5 कर दी। बोलो यस और नो, यस सर। उसके बाद पहला इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, लाइसेंस सिस्टम खत्म करना। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में देखो हम पढ़े लिबरलाइजेशन, सबसे लिबरलाइजेशन में पढ़ लिया कौन सा रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, उसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में और क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। अरे आगे समझ, आगे समझ गवर्नमेंट को क्या समझ में आ गया कि लाइसेंस सिस्टम तो खत्म कर दिया, ठीक है, सब कुछ बना रहा है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो है वो प्राइमरी रोल प्ले कर रहा है, लेकिन लॉस में चल रहा है। तो पब्लिक सेक्टर को कम करना चाहिए अपना रोल, प्राइवेट को देना चाहिए रोल। तो पब्लिक सेक्टर को जितना हो सका कॉन्ट्रैक्ट किया गया। बर्डन बहुत ज्यादा है, इनएफिशिएंसी है, डिलेज है, लॉस में चल रहे हैं। अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वाज रिड्यूस्ड टू 8। 17 इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, अब वो सिर्फ 8 कर दी। बाकी की कहां किसको दे दी, भाई प्राइवेट चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 8 से भी सिर्फ 2 गवर्नमेंट ने रखी, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे जो आज गवर्नमेंट के पास है, बाकी सब कुछ गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिया। मैं कह रहा हूं रेलवे भी प्राइवेटाइज होने जा रहा है, हो सकता है एटॉमिक एनर्जी बचेगा, बस पब्लिक ने सारा रोल अपना हटा दिया। किसको दे दिया, प्राइवेट को। भैया आप ही संभालो, आप ही कर सकते हो ग्रोथ, आप बहुत फास्ट ग्रोथ करोगे। समझ में आया आपको। तो ये था कॉन्ट्रैक्शन, पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर देना। पहले क्या था, पब्लिक सेक्टर का रोल ज्यादा था, अब पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दिया, प्राइवेट का रोल बढ़ाना चाहा। ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, सिर्फ मैंने बोला कि कॉन्ट्रैक्शन किया है। जो एरिया रिजर्व थे पब्लिक के लिए उसे अब डी रिजर्व कर दिया। मैंने प्राइवेटाइजेशन नहीं बोला एक बार भी अभी तक आपको कि प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, बेचना, बेचने की बात मैंने भी की है आपसे, प्राइवेटाइजेशन में करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। जो एरियाज रिजर्व थे, भाई जो एरिया रिजर्व है पब्लिक सेक्टर के लिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, और उसको यूज नहीं हो रहा है, अब यूज नहीं हो रहा है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो अर्लियर जो थे रिजर्व फॉर एसएसआई वर डी रिजर्व। फोर्सेस ऑफ द मार्केट आर अलाउड टू डिटरमाइन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज रेदर देन द डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। पहले क्या होता था कि इन एरियाज में तो एसएसआई ही आएगा, या इन प्रोडक्ट्स को तो एसएसआई संभालेगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही देखेंगी। लेकिन अब क्या हो रहा था, अब हो रही है मार्केट फोर्सेस की बात। भाई डिमांड सप्लाई से चलो, जहां डिमांड है उधर ही सप्लाई रखो, जैसी नीड्स है वैसा प्रोडक्शन करो। तो ऐसा नहीं है कि हाँ गवर्नमेंट जैसा बोलेगी ये एरिया इसके लिए रिजर्व हो गया, रिजर्वेशन सिस्टम जो है ना वो उससे काम नहीं चलेगा। इंडस्ट्रीज के रिजर्वेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, कास्ट सिस्टम की बात नहीं कर रहा। इंडस्ट्रीज में भी क्या होता था, रिजर्वेशन सिस्टम, उसको हटा दिया। भाई जहां जरूरत है वहां खोलो, जहां नीड है उस हिसाब से इंडस्ट्रीज खोलो, रिजर्वेशन नहीं चलेगा, ऐसा गवर्नमेंट ने कर दिया। जो जरूरत है वो खोलना चाहिए। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। आपको याद है कि पहले प्राइवेट सेक्टर को प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन को एक्सपैंड करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, उसके लिए भी गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती थी। अब ऐसा नहीं था, अब गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए लाइसेंस सिस्टम को हटा दिया। अर्लियर प्रोडक्शन कैपेसिटी वाज लिंक्ड विद लाइसेंसिंग, अब फ्रीडम दे दिया, भाई कोई लाइसेंस नहीं, अब खोल लो, बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना अच्छा है ना। what to produce, how to produce, how much to produce, for whom to produce, ये सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन अब डिमांड सप्लाई पे छोड़ दिए गए, क्योंकि हम बढ़ रहे थे कैपिटलिज्म की तरफ। अब गवर्नमेंट का रोल कम होता जा रहा है।
ऐसा गवर्नमेंट खुद चाह रही थी कि हो जाए, तभी हम ग्रो कर पाएंगे। एक बात और भी थी, आपको याद हो तो, हम अब्रॉड से इंपोर्ट करते थे। क्या इंपोर्ट करते थे? फिनिश गुड्स। हम ज्यादा से ज्यादा जो इंपोर्ट करते थे वो कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते थे, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल्स। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने में फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा जाती है, अब बचाओ उसको। लिमिट होती थी कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट पे। अब सोचो, मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स, इनका इंपोर्ट आपको बोल दिया गया कि कम इंपोर्ट करोगे। जब तक आपकी कंट्री में मशीन नहीं आएगी, टूल्स नहीं आएंगे, इक्विपमेंट्स नहीं आएंगे, टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, आप प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हो? उस पर रिस्ट्रिक्शंस थी। अब सोचो भाई, ध्यान से सोचा जाए, प्रैक्टिकल लॉजिकली सोचा जाए, तो कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट तो ज्यादा आपको अलाउ होना चाहिए। अगर आप नहीं बना सकते हो तो तभी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी आपकी कंट्री की। गवर्नमेंट को समझ में आ गई थी कि कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट पे फ्रीडम दो यार। जितनी कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करेंगे उतना हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। फाइनली ध्यान आ गया गवर्नमेंट को। लिबरलाइजेशन ऑल्सो इम्प्लाइड फ्रीडम फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट टू इंपोर्ट कैपिटल गुड, ताकि हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो। परमिशन वॉज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अब परमिशन जरूरत नहीं थी इस चीज के लिए, कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने। दीज आर द इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का एक ही मतलब है रिलैक्सेशन, फ्रीडम। आप देखो सारे पॉइंट्स में फ्रीडम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? रिलैक्सेशन वाली बात दिख रही है कि नहीं दिख रही? ऑब्वियस सर, दिख रही है। दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब था रिलैक्सेशन एंड फ्रीडम फ्रॉम द फिजिकल कंट्रोल्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या कर रही है? कंट्रोल्स को हटा रही है। ये तो इंडस्ट्रीज के लिए थे। गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन के अंडर सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नहीं, बल्कि फाइनेंस सेक्टर यानी बैंकिंग, इंश्योरेंस, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स ली। फिस्कल रिफॉर्म भी आएंगे, एक्सटर्नल रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म भी आएंगे, ट्रेड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स भी आएंगे, चिंता मत करो। अभी खत्म हुई है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, अभी लिबरलाइजेशन ही चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन पे नहीं पहुंचे। ओके, चलो अब बात करते हैं फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या होता है? बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब इनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अगर आपको याद हो तो 1991 से पहले जो थे सिर्फ गवर्नमेंट बैंक्स होते थे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ज्यादा होते थे, जो गवर्नमेंट खुद चलाती थी, इंटरेस्ट रेट खुद डिसाइड करती थी। आरबीआई सिर्फ देखता था कि क्या चल, कुछ ज्यादा कंट्रोल नहीं करता, रेगुलेशन करता था। तो यहां कुछ चेंजेस करने की बात हो रही थी कि गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट रेट खुद सेट करती है वो खुद सेट ना करके अब किसी अथॉरिटी को दे, आरबीआई को दे। आरबीआई सेट करेगा डिमांड सप्लाई के फोर्सेस के अकॉर्डिंग देख के। तो मैं बोलना चाहता हूं जैसे कि आज गुड्स और सर्विस के प्राइस डिमांड सप्लाई से सेट होते हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट ने चाहा कि बैंक्स के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं लोन्स के ऊपर, उनको भी डिमांड और सप्लाई से सेट किया जाए, गवर्नमेंट खुद सेट ना करे। इससे ग्रोथ मिलेगी। इंटरेस्ट रेट का जो बहुत कहते हैं ना, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई थे उस टाइम पे। जब डिमांड सप्लाई से इंटरेस्ट रेट सेट होने लगे तो इंटरेस्ट रेट बहुत कम आ गए। इंटरेस्ट रेट कम आने से इंडस्ट्रीज को बहुत फायदा मिला, फर्म्स को बहुत फायदा मिला, लोन लेने लगे, इन्वेस्टमेंट करने लगे, उस लोन से कंट्री ग्रो करने लगी। यस और नो? ऐसा है, पढ़ते हैं देखो। इन इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, सब जानते हैं। Liberalization implied substantial shift in the role of RBI from regulator to facilitator। आरबीआई को बड़ा रोल प्ले करने को दिया। अभी रेगुलेटर हो, सिर्फ रेगुलेट करते हो, देखते हो रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। अभी आप फैसिलिटेटर का रोल प्ले करोगे, आप इंटरेस्ट रेट भी सेट करोगे डिमांड सप्लाई से, ऐसा रोल दे दिया। आप पूरे मॉनेटरी सिस्टम को संभालोगे, ऐसा रोल दे दिया आरबीआई को। आरबीआई को और बड़ा बना दिया, एपेक्स पावर्स ज्यादा दे दी। जितनी ज्यादा पावर्स आरबीआई को मिलेंगी उतना कंट्री के लिए अच्छा है। अब गवर्नमेंट खुद नहीं कर रही थी कुछ, एडमिनिस्ट्रेटिव रेट्स नहीं थे, अब थे डिमांड सप्लाई वाले रेट्स। डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग वो थोड़े लो हो गए। पहले हाई होता था, गवर्नमेंट सेट करती थी। और हाई इंटरेस्ट होगा तो कौन लोन लेगा, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? सोचो इकोनॉमिक ग्रो कैसे करेगा, समझ रहे हो? लोन बहुत जरूरी होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। एज अ रेगुलेटर आरबीआई जो था, लिबरलाइजेशन से पहले, प्री रिफॉर्म की बात, 91 से पहले की बात कर रहा हूं, वुड इटसेल्फ फिक्स इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर फॉर द कमर्शियल बैंक्स। अब आरबीआई खुद गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर सेट ना करके अब आरबीआई डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट को सेट करेगा।
तो आरबीआई वुड ओनली फैसिलिटेट द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। जो इंटरेस्ट रेट सेट होंगे वो डिमांड सप्लाई से होंगे। नाउ कंपटीशन रूल्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब कंपटीशन बढ़ने की बात शुरू हो गई। तो बेटा डिमांड सप्लाई से इंटरेस्ट रेट सेट होते ही क्या हुआ, मैंने आपको बता दिया कि इंटरेस्ट रेट जो थे वो अब कम होने लगे। इंटरेस्ट रेट्स जब कम होने लगेंगे तो लोन्स कंट्री में बढ़ेंगे, मनी सप्लाई का फ्लो बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट कंट्री में ज्यादा होंगे, कंट्री ग्रो करेगी। बेटा समझ में आ रहा है आपको? ये था पर्पस ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की इंटरेस्ट रेट को लोअर किया जाए, और ऐसा हुआ भी। उसके बाद ये हो गए आपके दो रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। कौन कौन से? एक तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म और हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। अब हम बात करेंगे फिस्कल रिफॉर्म्स। एक बात बताता हूं मैं आपको, जब भी इकोनॉमिक्स में आप फिस्कल वर्ड पढ़ेंगे तो सीधा सीधा आप इसको गवर्नमेंट से कनेक्ट करेंगे। बेटा फिस्कल रिफॉर्म्स के अंदर हम बात करेंगे, सबसे मेन बात करेंगे टैक्सेस की। पहले जो टैक्स स्ट्रक्चर था बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लेक्स था, बहुत हाई रेट ऑफ टैक्सेस पे करने पड़ते थे गवर्नमेंट को। भाई टैक्स रिफॉर्म तो बाद में बताऊंगा, पहले ये समझ लो कि टैक्स का मतलब क्या होता है, टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं। टैक्स रेफर्स टू द लीगल कंपल्सरी पेमेंट imposed by the government on income and property of household, जो डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, या फिर गुड्स सर्विस के प्रोडक्शन जो टैक्स लगते हैं उसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स भी होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी होता है। टैक्स होता क्या? लीगल कंपल्सरी पेमेंट इम्पोज बाय द गवर्नमेंट विदाउट एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न। आप टैक्स गवर्नमेंट को दोगे, बदले में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है, डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता। टैक्स को दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन से टैक्स होते हैं? जो टैक्स आपकी इनकम पे, आपकी प्रॉपर्टी पे लगते हैं और जो किसी पे आप शिफ्ट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। सीधा आप गवर्नमेंट को पे करते हो। वेल्थ टैक्स है, इनकम टैक्स है, ये सब क्या है? डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिनकी बर्डन ऑफ पेमेंट जो है, लायबिलिटी जो है, किसी और पे शिफ्ट कर सकते हो। ये टैक्स गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन पे, जहां भी गुड सर्विस की बात होगी इनडायरेक्ट टैक्स होंगे। ये टैक्स इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे होंगे। आप टैक्स पे करते हो आगे रिटेलर को, रिटेलर पे करता है आगे होलसेलर को प्राइस के अंदर। ज्यादातर क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स प्राइस के अंदर इंक्लूड होता है, आपको पता भी नहीं चलता, आप टैक्स भर देते हो। जब भी आप गुड्स खरीदते हो एमआरपी पे खरीदते हो, एमआरपी के अंदर टैक्स होता है, तो आप इनडायरेक्ट टैक्स भर रहे हो, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। तो इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। सेल्स टैक्स होता था, सर्विस टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, जीएसटी, ये सारे टैक्स गुड सर्विस के ऊपर है ना, इन्हें बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब दोनों के दोनों टैक्सेस जो थे 1991 से पहले क्या थे आप बताओगे, और 91 के बाद गवर्नमेंट ने क्या कर दिया वो भी आप बताओ। तो 91 से पहले की बात करता हूं। पहले प्रायर टू लिबरलाइजेशन, मतलब 1991 से पहले, टैक्स स्ट्रक्चर इन द कंट्री हैज बीन हाईली कॉम्प्लेक्स। मेरी बात समझो पहले आप, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम पढ़ रहे हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हमने पढ़ ली, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हमने पढ़ ली। रिफॉर्म्स क्या है यार? फाइनेंस सेक्टर डेवलप नहीं है अच्छे से आपका, इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं है अच्छे से आपका, टैक्स स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है आपका। ये सब क्या है? ये प्रॉब्लम्स हैं जो 91 से पहले थी। इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है रिफॉर्म्स। क्या सॉल्यूशन पढ़ लिया आपने? इंडस्ट्रीज को फ्रीडम दे दिया, रिलैक्सेशन दे दिया, कितने सारे पॉइंट्स पढ़े आपने उसके अंदर, 5-6 पॉइंट्स। फाइनेंशियल सेक्टर में बैंक्स बड़े बेकार तरीके से चल रहे थे, इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई थे, गवर्नमेंट ने उसको कन्वीनियंट कर दिया, आसान बना दिया, इंटरेस्ट रेट्स को बहुत कम कर दिया, ग्रोथ के चांसेस बढ़ गए। फिर हम पढ़ रहे हैं टैक्स रिफॉर्म्स, फिस्कल रिफॉर्म बोलते हैं इसको, एक और नाम है इसका। यहां हम पढ़ रहे हैं टैक्स स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, कॉम्प्लेक्स था, गवर्नमेंट ने क्या किया हम पढ़ेंगे। तो टैक्स अगर कम हो जाएगा तो अच्छा है ना आपके लिए, कि जितना ज्यादा आप टैक्स भरोगे उतना बर्डन है आपके ऊपर, तभी आप डरोगे इंडस्ट्रीज खोलने से, प्रॉफिट कमाने से, ग्रो नहीं कर पाओगे, आपकी इनकम नहीं बढ़ पाएगी टैक्स ज्यादा होंगे तो गवर्नमेंट ने सोचा कि टैक्सेस को कम करो यार, तभी लोग ज्यादा कमाएंगे, टैक्स भरेंगे, बर्डन कम करो लोगों के ऊपर। तो टैक्स बहुत हाई होते थे। प्रायर टू लिबरलाइजेशन टैक्स स्ट्रक्चर इन द कंट्री हैज बीन हाईली कॉम्प्लेक्स एंड अवेजिव। अवेजिव क्या होता है? लोग अवॉइड करते थे, मैं क्यों भरूं टैक्स। यार आपकी इनकम पे सोचो 98% टैक्स लग रहा है, भरोगे? होता था ऐसा, मैं झूठ नहीं बोल रहा।
98% टैक्स भी होता था इनकम, बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। अवॉइड ही करेंगे ना लोग। एवेजन मतलब अवॉइड करना, टैक्स को ना भरना, भागना, टैक्स छुपाना। तो इस चीज से भागते थे, इसलिए छुपाते थे, क्योंकि फियर था, डर था कि इतना ज्यादा टैक्स। तो पीपल हमेशा अवॉइड करते थे, टैक्स को नहीं भरते थे। मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ने ये सोचा कि लोग भागते हैं टैक्स भरने से, हम टैक्स ही कम कर देते हैं, 20% 30% कर देते, लोग देंगे तो सही। तो 91 के बाद क्या हुआ? टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया गया, मॉडरेट किया गया। दिस हैज रेज टैक्स कंप्लायंस एंड देयरफॉर टैक्स रेवेन्यू बढ़ गई गवर्नमेंट की। जब टैक्सेस कम कर दिए, लोगों ने टैक्स भरना शुरू कर दिया, रेवेन्यू बढ़ गई गवर्नमेंट की। आज भी लोग अवॉइड करते हैं, नो डाउट, लेकिन पहले से रेवेन्यू ज्यादा नहीं लगा गवर्नमेंट के पास। लेकिन एक बात और भी सोचने वाली है, जब इंटरेस्ट टैक्स रेट ज्यादा था, लोग कम भरते थे। अब टैक्स रेट कम हो गया, लोग भरते हैं। देखा जाए बैलेंस नहीं हो गया। पहले आप 100 रुपए पे 98 रुपए टैक्स ले रहे थे, अब 100 रुपए 30 रुपए टैक्स ले रहे हो, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़ गया। बात वहीं आ गई थी। ये पढ़ेंगे लिमिटेशन में कि रेवेन्यू तो दिख रहा है कि बढ़ जाएगा, लोग ज्यादा भर रहे हैं, लेकिन अमाउंट भी तो कम हो गया ना। ये बातें आप पढ़ना, समझ में आएंगी मैं क्या बोल रहा हूँ। और जीएसटी लेके आई गवर्नमेंट, फिर इनडायरेक्ट टैक्स, बहुत सारे टैक्स होते थे, मल्टीपल टैक्स होते थे, उस मल्टीपल टैक्स को हटा के एक सिंगल टैक्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, जीएसटी। इससे भी फायदा मिला। तो ये सारे के सारे रिफॉर्म्स हम पढ़ते हैं फिस्कल रिफॉर्म के। गवर्नमेंट ने हर चीज को सिंप्लीफाई करना चाहा, कन्वीनियंट करना चाहा, कॉम्प्लेक्स से इजी बनाना चाहा। बात कहने का मतलब ये है। तो ये हम टैक्स रिफॉर्म में पढ़ लिया गवर्नमेंट ने क्या किया। हमने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म पढ़ लिए, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स पढ़ लिए, फिस्कल रिफॉर्म यानी टैक्स रिफॉर्म भी पढ़ लिया। अब बचता क्या है? एक्सटर्नल रिफॉर्म रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज एंड ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। ये दोनों रिफॉर्म्स इसके अंदर हम डाल सकते हैं। मेन हम डालते हैं इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। डॉलर्स यानी फॉरेन एक्सचेंज, उसकी बहुत कमी थी हमारी कंट्री में, तो कमी को पूरा करना है। फॉरेन एक्सचेंज बहुत कमानी है, और फॉरेन एक्सचेंज कमाई जाती है सिर्फ एक्सपोर्ट से। एक्सपोर्ट और बाकी आप और भी चीजें कर सकते हो, मेन एक्सपोर्ट। जितना ज्यादा आपकी कंट्री एक्सपोर्ट करेगी, उतना फॉरेन एक्सचेंज ऑन होगा। गवर्नमेंट ने पता है क्या किया? एक्सपोर्ट बढ़ाने के चक्कर में अपने रुपीस की वैल्यू को डीवैल्यूएट कर दिया। जब गवर्नमेंट डेलिबरेटली खुद से रुपीस की वैल्यू को कम करे, इसको डीवैल्यूएशन। अगर ये डिमांड सप्लाई से होता है तो डेप्रिसिएशन कहलाता है, वो आगे आएगा। अभी हम उस टाइम पर डिमांड सप्लाई नहीं होता था 91 से। गवर्नमेंट खुद करेंसी की वैल्यू तय करती थी, उसे बोलते थे फिक्स्ड रेट सिस्टम। पढ़ेंगे आप मैक्रो के अंदर ये चैप्टर। तो गवर्नमेंट ने खुद से रुपी की वैल्यू को कम कर दिया, इसे बोलता है डीवैल्यूएशन। अब रुपी की वैल्यू कम हो गई, रुपी सस्ता हो गया। रुपी सस्ता हो गया तो फॉरेनर्स ने क्या सोचा? अरे रुपी सस्ता हो गया, इंडिया से इंपोर्ट करो, रुपी सस्ता हो गया, गुड सस्ती हो गई। मतलब ऑब्वियस, रुपी सस्ता हो गया, गुड सस्ती हो गई। गुड सस्ती हो गई, लोगों ने हमारी कंट्री से इंपोर्ट करना शुरू किया, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, फॉरेन एक्सचेंज आ गई। तो गवर्नमेंट की ट्रिक थी, तरीका था कि रुपी की वैल्यू डाउन कर दो, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगी। इसको हमने डाला एक्सटर्नल रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज आपकी कुछ बुक्स में ना ये वाला रिफॉर्म फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म के नाम से दिया हुआ है, वहां देखना आपको डीवैल्यूएशन का टॉपिक मिलेगा पूरा। डीवैल्यूएशन होता क्या है? करेंसी की वैल्यू को कम कर देना गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़े। तो यहां पर भी 1991 में गवर्नमेंट ने क्या किया कि आपकी करेंसी की वैल्यू जो रुपी है, उसकी वैल्यू कम कर दी। फॉल इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, उसको बोला गया डीवैल्यूएशन। इससे क्या हुआ? हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आने लगे, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे थे। क्योंकि तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, बढ़ाने चाहिए इसको हमें, उसके लिए एक्सपोर्ट बढ़ाने पड़ेंगे। एक्सपोर्ट बढ़ाने के चक्कर में गवर्नमेंट ने रुपीस की वैल्यू को कम कर दिया, इसे बोला गया डीवैल्यूएशन। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 1991 के बाद अब गवर्नमेंट ने सोचा कि हम खुद से करेंसी की वैल्यू को बढ़ाते हैं और कम करते हैं। इसमें लिमिटेशन बहुत ज्यादा है। हम एक काम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट को भी डिमांड सप्लाई पे ले आते हैं। ध्यान से सुनना, इंडस्ट्रियल गुड्स के प्राइस डिमांड सप्लाई से तय होने लगे। फाइनेंशियल सेक्टर में पढ़ा हमने कि बैंक के इंटरेस्ट रेट डिमांड सप्लाई से तय होने लगे।
अब गवर्नमेंट बात कर रही थी फॉरेन एक्सचेंज रेट की, एक करेंसी दूसरी करेंसी से एक्सचेंज करते हैं ना हम, जिस रेट से एक्सचेंज करते हैं उसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज, दिस इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये गवर्नमेंट पहले खुद सेट करती थी। 1991 के बाद गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि डिमांड सप्लाई पे छोड़ देते हैं, अपने आप हमारे एक्सपोर्ट्स इससे बढ़ सकते हैं, मार्केट के अकॉर्डिंग चलेगा रेट, ऑब्वियसली बात है सही रहेगा। तो गवर्नमेंट ने 1991 में एक्सटर्नल रिफॉर्म के अंडर फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में क्या किया, फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिमांड सप्लाई पे छोड़ दिया। उसको नाम दिया गया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट जो डिमांड सप्लाई से तय होगा, मार्केट एक्सचेंज रेट। नया सिस्टम लॉन्च हो गया 91 में, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, देखो पढ़ेंगे। डीवैल्यूएशन करने के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सचेंज वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट वाज लेफ्ट टू फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स, मतलब डिमांड सप्लाई से तय होंगे। आपसे क्वेश्चन पूछे अगर कि जब फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिमांड सप्लाई से फिक्स करेंगे कौन सा रेट होगा, बोलेंगे फ्लेक्सिबल रेट होगा, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोल सकते हैं। ये कब हुआ, रिफॉर्म्स के अंडर, एक्सटर्नल रिफॉर्म में, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में यही हुआ। प्रेजेंटली आज जो चलता है वो यही चलता है, डिमांड सप्लाई वाला रेट, उसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो प्रेजेंटली एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इसके बाद एक्सटर्नल रिफॉर्म में ध्यान से देखो, आपको दो रिफॉर्म पढ़ने को बोल रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म तो हमने पढ़ ली है कि डिमांड सप्लाई से रेट सेट होता था। दूसरा रिफॉर्म है फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म्स। अब ट्रेड बढ़ाना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाना है, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म के नाम से आपको रिफॉर्म दिया कुछ बुक्स के अंदर, पांचवा फिफ्थ पॉइंट बनाया हुआ है। इसमें ये फोर्थ पॉइंट के अंदर ही दो पॉइंट्स है, वहां फिफ्थ पॉइंट बनाया हुआ है कुछ बुक्स के अंदर, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म। ट्रेड की बात तो यहां भी हो रही है ना, है सेम टॉपिक है। ट्रेड मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हमारा अलग ही चल रहा था 91 से पहले, एक्सपोर्ट्स हमारे बहुत कम होते थे, गवर्नमेंट चाह रही थी इंपोर्ट कम करो फॉरेन एक्सचेंज बचाओ, ऐसा गवर्नमेंट चाह रही थी। अब गवर्नमेंट ने सोचा कि ट्रेड को बढ़ाना है, ट्रेड का कॉम्पोजिशन, वॉल्यूम, डायरेक्शन सब चेंज कर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंपोर्ट कोटा लगा रखे थे पहले, 91 से पहले बहुत परमिशन थी, हर चीज पे रिस्ट्रिक्शंस थी। अब गवर्नमेंट ने ट्रेड बढ़ाने के लिए क्या किया, इंपोर्ट कोटास को अबॉलिश कर दिया। इंपोर्ट कर सकते हो अब आप जितना चाहो, इंपोर्ट के लिए लाइसेंस लेना होता था, वो लाइसेंस खत्म कर दिया, एक्सेप्ट सर्टेन गुड्स जिनके लिए आज भी लाइसेंस चाहिए वो लेना पड़ता है। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी बहुत सारी गुड्स पे, एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी, एक्सपोर्ट करो। ब्रीफली हम बोलना चाहते हैं कि ट्रेड पॉलिसी जो लिबरेशन के बाद थी और जो पहले, उसमें बहुत फर्क था। लिबरेशन के बाद जो था, हमारी कंट्री दूसरी कंट्री से इंटीग्रेट होने लगी, ग्लोबलाइजेशन वाली चीज जो थी ना वो आने शुरू हो गई, क्योंकि हमारे बैरियर्स जो थे, रिस्ट्रिक्शन जो थे वो हटा दी गवर्नमेंट ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जब आपकी कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिस्ट्रिक्शंस हटा दे, मतलब वहां रिलैक्सेशन मिल रहा है, फ्रीडम मिल रहा है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ने के चांसेस पूरे पूरे, ये ध्यान रखना। उसके बाद बस ये था आपका लिबरलाइजेशन के अंदर एक्सटर्नल रिफॉर्म्स और ट्रेड रिफॉर्म्स। तो इन शॉर्ट में आपको एक बात बताता हूं, हमने अब तक ये पढ़ा है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे क्या, इकोनॉमिक पॉलिसी थी क्या, एनईपी क्या था, किस लिए था, कौन प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, कौन फाइनेंस मिनिस्टर थे, हमने पढ़ा। एक छोटी सी बात और है, एक क्वेश्चन टीचर जरूर पूछते हैं, वो क्वेश्चन क्या है सुनना ध्यान से। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि रिफॉर्म्स को लाया क्यों गया था, क्या लॉजिक था, किसकी एडवाइस थी, किसके सलाह थी, क्या मजबूरी थी रिफॉर्म्स को लाना या जानबूझ के हम लेके आए थे। इसके ऊपर मैं आपको कुछ लाइंस बोल रहा हूं, आपको सिर्फ सुननी है और हो सके तो नोट कर ले। व्हेन इंडिया अप्रोच्ड द वर्ल्ड बैंक, हमने, आपको याद होगा हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है कि हम बोरिंग्स कर रहे थे, हमारे पास रिजर्व्स की बहुत शॉर्टेज थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, हम बोरिंग्स कर रहे थे। अब बोरिंग्स पे तो इंटरेस्ट पे करना होता है, हम बहुत डेट ट्रैप में फंस सकते हैं, हम और डूब सकते हैं, हमारी कंट्री और खत्म हो सकती है। हम जब वर्ल्ड बैंक से लोन लेने गए, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से हमने मदद मांगी लोन लेने के लिए, तो क्या हुआ कि हमें लोन तो मिल गया, 7 बिलियन यूएस डॉलर का लोन हमें मिला। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट इज वहां बोलता है
कि इंडियन इकोनॉमी would be opened up to foreign investor by removing restrictions and liberalization to ensure increased participation of private sector. हमें वर्ल्ड बैंक ने एडवाइस की, बोला, IMF ने बोला कि आप लोन में हो, अगर आप लोन चुकाना चाहते हो तो आपको अपनी कंट्री में लिबरलाइजेशन लानी पड़ेगी, रिलैक्सेशन लाना पड़ेगा, फ्रीडम देना पड़ेगा प्राइवेट इन्वेस्टर्स, ग्लोबलाइजेशन लानी पड़ेगी, उसके बाद जाके आपकी ग्रोथ हो सकती है, वरना आप ग्रोथ भूल जाओ। तो ये वर्ल्ड बैंक और IMF की रिकमेंडेशंस की वजह से हमने रिफॉर्म शुरू किए थे। पता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे सुनो, रेस्ट्रिक्शंस हटा दी फिर हमने। एडिशनली हमने और क्या किया, इट वाज आल्सो रिक्वायर्ड दैट कि पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर वुड बी रिड्यूस। उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि आप गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन कम करो, गवर्नमेंट का रोल कम करो, प्राइवेट का रोल बढ़ा, ऐसा एडवाइस मिला। इस चीज को हमने एग्री किया। उसके बाद NEP लॉन्च हुआ इन कंडीशंस को लेके। तो IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन तो हमने लिया, अब लोन को चुकाना था, उस लोन को चुकाने के लिए कुछ एडवाइस मिली, हमने उन एडवाइस को हमने एग्री किया। उसके बाद हमने रिफॉर्म शुरू किए। ध्यान रखना, ये हमारी मजबूरी थी और इसका फायदा भी मिला। एडवाइस बहुत बढ़िया थी जहां से हमें मिली थी। तो आगे बोलता है, इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा सुनना। दस हम बोलते हैं कि NEP जो था ना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी, was more a matter of compulsion rather than a independent choice of the government. ये चॉइस नहीं थी, ये कंपल्शन थी, हमें करना जरूरी हो गया था, तभी हमने किया। एडवाइस कहां से मिली? IMF और वर्ल्ड बैंक से हम लोन ले रहे थे तब की बात। तो इस बात को आप भूले नहीं, समझ में आ गया आपको, इंपॉर्टेंट था ये। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी हैं, आपको बताता रहूंगा मैं। तो अभी हमने लिबरलाइजेशन फिनिश कर लिया। लिबरलाइजेशन में हमने रिफॉर्म्स पढ़ लिए, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, फिस्कल रिफॉर्म, जिसे टैक्स रिफॉर्म भी बोलते हैं, और एक्सटर्नल रिफॉर्म, जिसके अंदर हमने पढ़ा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म और ट्रेड रिफॉर्म्स। तो लिबरलाइजेशन को अच्छे से आपको लर्न करना है बेटा। लर्न करने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे दूसरा कंपोनेंट, NEP का दूसरा कंपोनेंट, प्राइवेटाइजेशन। क्यों जरूरी है, उसके गेन्स, उसके लॉसेस, क्या जरूरत थी, सब पढ़ेंगे। प्राइवेटाइजेशन के बाद आएगा ग्लोबलाइजेशन। फिर ये चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक और होगा कि LPG पॉलिसी को अप्रेज करो, अप्रेजल दो, मतलब क्या कुछ फायदा था इसका, नहीं नुकसान थे तो क्या थे, वो सब बता, फिर डिस्कशन करें। तो आज जितना मैंने पढ़ा है उसको ध्यान से पढ़ें, फोकस करें, अंडरलाइन करें, नोट्स बनाएं। नेक्स्ट क्लास में करेंगे नया टॉपिक शुरू, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। आज के लिए इतना ही करेंगे बेटा। थैंक्स सो मच।